बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट में। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 है और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम देखते हैं या देख सकते हैं इसको आसपास अपने जो जीवन में या अपने दैनिक जीवन में हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट का हम बहुत उपयोग करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर देखते हैं। घरों में जो सामान हम उपयोग करते हैं, विद्युत धारा हमारे घरों में आती है, सब अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो एक बार आपको बताऊं कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, एक बार देख लेते हैं। और बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हम कौन सी धारा पढ़ते थे, विद्युत धारा हम पढ़ते थे, लेकिन कौन सी धारा थी वो, उसको भी जानेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा क्या है ये भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक है, चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सबसे पहले जानना है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टेज है उसके शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान, उसके साथ माध्य मान भी है जो औसत मान कहलाता है, वो भी निकालेंगे। फिर हम प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एल आर परिपथ, आर सी परिपथ, एल सी परिपथ और इनके अलावा एल आर सी परिपथ को भी अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये परिपथ हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, एल सी आर तीनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। इससे पहले देखो एल आर सी और एल सी परिपथ पढ़ा हमने, फिर तीनों को कंबाइन एलसीआर परिपथ। इसके बाद अनुनाद परिपथ क्या होता है ये सीखेंगे, जो एलसी परिपथ ही आएगा। फिर एसी परिपथ में सख्त पावर की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की जो पावर होती है वो हम बात करेंगे। वाटहीन धारा की बात करेंगे जो कि चोक कुंडली है, चोक कुंडली में वाटहीन धारा बहती है तो क्या होती है चोक कुंडली, इसकी बात करेंगे। फिर एसी जनित्र मतलब जनरेटर की बात करेंगे और यहाँ पर डीसी मोटर की भी बात करेंगे। डीसी मोटर वैसे इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करती, पिछले चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन क्योंकि एसी और डीसी मोटर या देखा जाए तो दोनों एक ही जैसे वर्किंग पर आधारित, थोड़ा परिवर्तन है, बट डायग्राम वगैरह देखते हैं वैसे ही लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक साथ पढ़ना ज्यादा सही रहेगा ताकि आप दोनों में डिफरेंस भी समझ पाए। तो एसी जनरेटर सीखेंगे और उसके साथ ट्रांसफार्मर, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ये आपके टॉपिक के नाम होने वाले, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्पष्ट आपको टॉपिक दिख रहे हैं जो यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो नीट का पेपर था उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अनुनाद है, अनुनाद से इस बार जो है प्रश्न भी देखने को मिला था। जो नीट का पेपर था उसमें अनुनाद पर प्रश्न भी आया था और काफी अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। तो पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे, सीखेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक कौन कौन से हैं या इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। तो इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें क्या देखने वाले बेटा, प्रत्यावर्ती धारा को हम पढ़ेंगे। उसके साथ प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता को समझेंगे कि क्या होता है और इसका माध्य मान निकालेंगे। वर्ग माध्य मूल मान हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है और थोड़ा डेरिवेशन वाला है, तो डेरिवेशन वाला पार्ट होने की वजह से बहुत लंबा हो जाता है। तो हम सिर्फ माध्य मान की बात करेंगे, शिखर मान और माध्य मान की बात करेंगे, वर्ग माध्य मूल मान की हम बाद में करेंगे। माध्य मान मतलब औसत की बात करेंगे, औसत वैल्यू कितनी होती है, एवरेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम रूट मीन स्क्वायर जो मान है वो हम बाद में बात करेंगे, इसको वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं। थोड़ा सा रिकैप में आते हैं। जो अभी तक हमने धारा कर इतनी सारी धारा हमने पढ़ी, वो कौन सी विद्युत धारा थी? तो विद्युत धारा हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, एसी और डीसी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो डीसी करंट जिसको हम बोलते हैं, डीसी मतलब डीसी मतलब दिष्ट धारा हो जाती है। इसको थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जो कि है डीसी। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है। तो दिष्ट धारा जो हम पढ़ रहे थे, दिष्ट धारा के कुछ गुण हैं। दिष्ट धारा को हम सिर्फ और सिर्फ आई से निरूपित करते हैं, किससे? आई से। और आई का मतलब सिर्फ आई है, ठीक है, आई मतलब करंट। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का मतलब है कि ये करंट का मान जो है ऐसा है कि समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता। जैसे इधर मैं समय ले लूं, टाइम। ठीक है, इधर करंट को ले लेते हैं, करंट धारा है इधर इस
अक्ष पे धारा ले लें, इधर मैं समय ले लूं, तो जो डीसी है, मान लो कि कोई वोल्टेज, कोई करंट है, मान लो कि 5 एम्पीयर की करंट है, कोई एक सेल है या कोई एक बैटरी है, जिससे I बराबर लिखा गया है, I बराबर 5 एम्पीयर। एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो ये 5 एम्पीयर की धारा हम देखेंगे, क्या बैटरी नहीं है तो बढ़िया धारा देगी, फिर धीरे धीरे सेल हो या बैटरी धीरे धीरे विद्युत धारा घटती जाती है, डिस्चार्ज होती है बैटरी। तो वैसे देखा जाए तो ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, सीधी चलती है। ठीक है, समय के सापेक्ष इसका जो लाइन या ग्राफ होता है ये सीधा रहता है डीसी का। बट सच्चाई नहीं है, ये आदर्श स्थिति है जब डीसी का मान घटे ना तो। ठीक है, अगर डीसी मान बदल रहा है, जैसे कि घटता चला जा रहा है समय के साथ, तो आप देखेंगे कि अंततः ये जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात, चलते अंततः जीरो हो जाएगी, घट के जीरो हो जाएगी। मतलब परिवर्तित नहीं हो रही है, परिवर्तित मतलब समय के सापेक्ष ये अपने आप को बदल नहीं रही है। जीरो हो जाए वो अलग बात है, घट करके जीरो हो गई है। ठीक है, घट करके जीरो हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। बैटरी के जब पावर, बैटरी की जब शक्ति खत्म हो गई, जो बैटरी बनी थी, केमिकल्स खत्म हो गए, या सेल की बात करें, सेल के अंदर जो केमिकल है वो खत्म हो गए, तो करंट खत्म हो गई, सिंपल सी बात। ठीक है, अब वो बैटरी या सेल बर्बाद हो गया, ये बात, ये बैटरी और सेल के लिए बन गया। लेकिन अगर डीसी करंट को देखेंगे आप, तो डीसी करंट कभी भी समय के सापेक्ष नहीं बदलती, वो सीधी रहती है, डायरेक्ट करंट रहती है। तो इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, सीधी रहती है, और ये प्लस में चलती है, हरदम पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे ये पॉजिटिव धारा और नेगेटिव धारा, तो ये धारा जैसे नेगेटिव हो जाएगी, जैसे प्लस वाई अक्ष माइनस वाई अक्ष, तो इस तरफ कभी नहीं आएगी, ये इसके इधर नहीं आएगी, रहेगी तो पॉजिटिव रहेगी और सीधी रहेगी, सीधी। कहीं भी कितनी भी मान हो सकती है, 2 एम्पीयर है तो 2 एम्पीयर रहेगी सीधी, 5 एम्पीयर 5 एम्पयर, 50 एम्पीयर, जितनी भी रहेगी वो सीधी ही रहेगी। ठीक है, समय के सापेक्ष उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन का मेरा मतलब है कि वो प्लस माइनस में नहीं चल रही है, सीधे प्लस में चल रही है। तो डीसी करंट अभी तक हम पढ़ रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि जो हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमने देखा बहुत सारी चीजें हमने जो सीखी हैं, जितने भी इससे पहले चैप्टर पढ़ा और जहां पर करंट हमने पढ़ा है, जो भी करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा या जो भी करंट का हमने डेरिवेशन देखा, वो सभी के सभी डीसी करंट के लिए थे। जैसे विद्युत धारा का हमने देखा था चुंबकीय प्रभाव, जो कि बायो सावर्ट का नियम, ठीक है, और बायो सावर्ट के अलावा और स्टेट का प्रयोग भी था कि एक तार में जब करंट प्रवाहित होती है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धारा डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। अब प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, ठीक है, ये चुंबकीय प्रभाव दिखाती है, चुंबकीय प्रभाव दिखाती है। ठीक है, ठीक है, तो जो चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय गुण हम पढ़ रहे थे वो विशिष्ट धारा के थे, डायरेक्ट करंट के थे, अल्टरनेटिंग करंट के नहीं है, ये याद रखिए। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट हम जानना स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट से डिफरेंट कैसे अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट जो है वो अलग है, ये समझते हैं। तो आपने देखा होगा जो घर में लाइट आती है, लाइट को बोलते हैं हम बोलचाल के भाषा में, वैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो आती है, जो विद्युत धारा आती है आपके यहाँ, तो खंभों में तार लगे होते हैं, उससे आती है, कहीं पावर हाउस होगा वहां से आ रही है, फिर उसका ट्रांसफार्मर लगा होता है आपके गांव में, शहर में जहाँ भी आप रहते हैं। फिर ट्रांसफार्मर के बाद उस धारा को कंट्रोल किया जाता है। आपको जो घर में इस्तेमाल करने वाले डिवाइसेस हैं, चाहे कूलर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, ठीक है, पंखा हो, बल्ब हो, ये सब कुछ चलाने के लिए जितनी उपयुक्त लाइट चाहिए, ठीक है, उतनी उपयुक्त लाइट ट्रांसफार्मर से आपके घर तक पहुंचाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो इसका मतलब कि विद्युत धारा में ट्रांसफार्मर नहीं लगता, ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे लगता है। तो हमारे जो घरों में जो भारत पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं, उनकी जो बोल सकते हैं जो धारा आती है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट जो आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मैं, पहले डीसी करंट से आगे चल के एसी करंट को समझ लेते हैं। तो एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं, सिंपल सी बात, एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी जो है क्या, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोल रहे हैं, एसी है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को देखिए, इसमें लिखा है साफ वह वोल्टता या धारा, वोल्टता मतलब वोल्टेज या धारा, वोल्टता मतलब वी और धारा मतलब आई, वह वी या आई जिसका परिमाण, जिसका मान, ठीक है, परिमाण मतलब मान, परिमाण मतलब मान,
और दिशा मतलब तो दिशा ही होता है डायरेक्शन, ठीक है। समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से। आवर्ती मतलब एक नियमित अंतराल पे चल रही है। अब आवर्ती फलन आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11वीं 12वीं में। अगर आपने गणित पढ़ी है तो आपको पता ही होगा, नहीं पढ़ी है तो कक्षा 10वीं में तो गणित आपने पढ़ी है, ठीक है। तो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाती है। सिंपल सी बात है, इसको समझिए ऐसा। ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो समय के साथ परिवर्तित होती है। अभी ऐसे मान के चलिए कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। समय के साथ परिवर्तन और आवर्ती रूप। तो आवर्ती जो शब्द है, पहले आवर्ती को समझते हैं। जो आवर्ती शब्द लिखा है ना, आवर्ती रूप। आवर्ती का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में। साइन थीटा कॉस थीटा जो है आवर्ती फलन कहलाते हैं। आवर्ती फलन है एक तरह के, ठीक है। आवर्ती है, आवर्ती बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आवर्ती बोल सकते हैं, आवर्ती होते हैं। आवर्ती मतलब जो अपने आप को रिपीट करते हैं, मतलब जो एक नियमित समय में अपने आप को दोहराते रहते हैं, ठीक है। परिवर्तित होती रहती है। तो अब प्रत्यावर्ती धारा को लिखेंगे कैसे? प्रत्यावर्ती धारा को लिखते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो मैं पहले नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र लिख रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आई लिख लिया हमने। इसी तरह से हम वी लिख सकते हैं, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी वगैरह क्या है ये बताता हूँ। या आप लिख सकते हैं इसको, या आप लिख सकते हैं इसको, या आप इसको लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आई बराबर अच्छा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, या वी बराबर इसको लिख सकते हैं वी बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये जो आप फॉर्मूले देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर कोण में आप देखेंगे तो ये साइन है ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी के रूप में है, ये कॉस के रूप में है, और ये कॉस के रूप में, कॉस थीटा के रूप में। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है कि जो थीटा है, थीटा की जगह पे क्या लिखा गया है? ओमेगा टी, ठीक है। इसका एक नाम होता है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि थीटा बराबर ओमेगा टी का मतलब क्या है। अच्छा, इसका ग्राफ आप साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में ही क्यों लिखा जाता है? आवर्ती फलन होते हैं ये। तो आवर्ती फलन है एक्चुअली ये। साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में आवर्ती फलन लिखे जाते हैं। तो आवर्ती मतलब जो अपने आप को रिपीट करते हैं निश्चित समय अंतराल के, नियमित समय अंतराल में, ठीक है। और निश्चित रूप से, जैसे कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? +1। मिनिमम मान कितना होता है? -1। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम मान कितना होता है? +1। मिनिमम मान कितना होता है? -1। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं? प्लस माइनस में चलते हैं। +1 से लेकर -1 तक घटते हैं, फिर -1 से +1 तक बढ़ते हैं, फिर घटते हैं +1 से -1 तक। आप ग्राफ साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर बनाए हैं कभी तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आप जानते हो। जैसे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ बना के देखूं तो साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ, अच्छा एक ही जगह बना लेते हैं दोनों का ग्राफ। इधर बनाता हूं मैं, चलिए ठीक है। यहाँ पर मैं साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो कैसे दिखेगा ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट मतलब आप जानते हैं, ओ पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, जो कि आप जानते हैं। इस तरफ हम कोण ले रहे हैं, ठीक है। कोण है इधर, कोण को ले रहे हैं। और कोण कैसे ले जाते हैं? रेडियन में कोण ले जाते हैं, रेडियन में। जैसे कि ये 0 है और इसको मैं बोलता हूँ पाई बाई 2, ठीक है। फिर ये आएगा इतने ही अंतराल पे आगे, लगभग यहाँ पर ये आएगा पाई, फिर इतने ही अंतराल पे आगे, ठीक है, लगभग यहाँ ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर इतने ही अंतराल पे आगे जो कि होगा यहाँ पर 2 पाई,
फिर इतने ही अंतराल पर और आगे ले सकते हैं। तो ये कोण हो गए, इस दिशा में कोण हो गया, इस दिशा में इसका मान होता है। लेट्स से कि ये +1 और -1 के बीच में अगर चलती है धारा, तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, +1 और माइनस के बीच में चलती है, तो इसको मैं बोल देता हूँ चलो ये मेरे लिए ये पॉइंट क्या है, +1 है माना, ठीक है। और इतनी ही दूरी पर -1 भी होगा नीचे, तो इसको लगभग ये मैं मान लेता हूँ कि ये -1 है, ठीक है। तो +1 माइनस। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ दोनों को एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? साइन थीटा का 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा समय इसको डैश कर लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ताकि ग्राफ की ऊंचाई ज्यादा ना बढ़ने पाए, ग्राफ यहीं तक जाएगा, ठीक है, ऊंचाई यहीं तक रहे ग्राफ की, इसलिए इसको थोड़ा सा डैश करके बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे चाहे जहां तक ग्राफ बनाते जाइए, इससे रुकेंगे नहीं, ठीक है, आवर्ती रूप से। साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा तो साइन थीटा 0 पर 0 होती है, साइन थीटा 0 से स्टार्ट होता है और 90 पर मैक्सिमम होती है। कौन? साइन थीटा 90 पर मैक्सिमम होगी। फिर 180 पर 0 आएगी साइन थीटा, फिर 120 पर फिर नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद 360 पर फिर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे दिखेगा? ग्राफ दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये कुछ ग्राफ ऐसे ये साइन थीटा का ग्राफ आपको दिख रहा है। अब कॉस थीटा का जब ग्राफ बनाते हैं, आपको कॉस थीटा का ग्राफ क्या दिखेगा बेटा? आपको कॉस थीटा का ग्राफ +1 से स्टार्ट होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? +1। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो कॉस थीटा का ग्राफ दिखेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पर, इसके बाद 90 पर ग्राफ यहाँ आएगा, ठीक है, 90 पर ग्राफ यहाँ आएगा, फिर 360 पर यहाँ, फिर उसके बाद 2 पाई पर ग्राफ यहाँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे दिखेगा? कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ से इस तरह से गिरेगा नीचे, और यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से ऊपर उठेगा ये इस तरह से। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सही बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्राफ को सही बनाएंगे हम, तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज बेकार लगेगा फिर। और ये कुछ इस तरह से। तो अब ग्राफ देखेंगे आप, तो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या दिख रहा है आपको? कि ये ग्राफ यहाँ से उठता है और ये ग्राफ यहाँ से फिर इस तरह से स्टार्ट होकर यहाँ से आता है, यहाँ से 0, इस पर 0 हुआ, फिर ये 0, ये -1 हुआ यहाँ पर, ये -1 है, फिर 0 हुआ, फिर +1 हो गया। तो +1 से स्टार्ट होकर +1 और ये ग्राफ चलता रहेगा आगे, जितना आगे ले जाएंगे आप चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा ग्राफ आगे, चाहे जितना बढ़ा दें आप साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ आपको ऐसे ही देखने को मिलता है, देखेंगे तो ऐसे ग्राफ। ये काफी बड़ा मैंने बनाया है, वैसे छोटा अगर मैं बनाऊं तो छोटा सा ग्राफ आप ऐसे देख सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ आप सिंपल सा ऐसे देख सकते हैं कि साइन थीटा 0 से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इस तरह से चलता है। तो जो आवर्ती फलन जैसे साइन थीटा का ग्राफ है, कॉस थीटा का ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? कॉस थीटा का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो इस तरह से ग्राफ इसका चलता है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का ग्राफ ऐसे चलता है और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो दोनों ग्राफ देखेंगे कि लगातार अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। कहाँ तक? अनंत तक जाएंगे, कहीं रुकेगा नहीं। प्लस माइनस के बीच में ऑसिलेट करते हैं, ये +1 से -1 के बीच में चलते रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं +1 से -1 के बीच में रिपीट करते हैं और आगे चलते हैं। कुछ ऐसे ही चलती है अल्टरनेटिंग करंट जो कि होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ पर आई नॉट का मतलब क्या है? यहाँ पर आई नॉट का मतलब क्या है? जैसे हमने सूत्र लिखा हुआ है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं साइन थीटा वाला ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। जो साइन थीटा वाला साइन थीटा और साइन थीटा के साथ लेके चलते हैं, कॉस थीटा वाला रहने देते हैं, छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा के साथ चलो या कॉस थीटा के साथ रिपीट दोनों करते हैं, ठीक है। तो हम साइन थीटा मतलब जो भी फलन, जो भी फंक्शन, जो भी ऐसा सूत्र साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिखा जाता है वो आवर्ती फलन हो जाएगा। और कैसे पहचानेंगे उसका एक तरीका होगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और जी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों का ग्राफ आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे मैं एक आई का करंट का ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो गया पार्ट, अब यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ आप देखेंगे तो करंट का ग्राफ सुंदर सा ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है।
और इधर धारा है, विद्युत धारा, ठीक है, ये 0 पॉइंट है। और अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ आपको, चलो मैं मान लेता हूँ ये है ग्राफ बना रहा हूँ मैं, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का। अब आई नोट क्या है? और आई नोट जो होता है बेटा वो शिखर मान है, शिखर मतलब अधिकतम। जैसे यहाँ पर शिखर मान क्या है? +1 -1। तो +1 -1 क्या है? शिखर मान, ठीक है, साइन थीटा के प्लस माइनस शिखर मान। तो ये करंट का शिखर मान कितना है? आई नोट। मतलब आई नोट से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो ये प्लस आई नोट हो जाएगा, आई नोट, ठीक है, क्योंकि प्लस होगा जो कि 1 के बराबर है साइन थीटा के साथ देखेंगे तो। और इतना ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, लगभग इतना, ये माइनस आई नोट। अब करंट जो है इसी में, ठीक है, चलती रहेगी, प्लस माइनस में चलेगी वैसे। तो प्लस माइनस में चलते हुए करंट बनेगी। तो करंट को देखेंगे तो करंट कैसे दिखेगी आपको? प्लस माइनस में चलते हुए करंट आपको देखने को मिलेगी और करंट कुछ दिखेगी इस तरह से। तो करंट जो है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में हम बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके 0, फिर इसके बाद फिर से अपना वही रास्ता जैसे यहाँ से चली, जैसे 0 से स्टार्ट किया तो ऊपर जा रही थी, देखो 0 से ऊपर गई थी। तो यहाँ से देखिए यहाँ से भी फिर ऊपर। तो जैसा पथ था यहाँ से गई यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद फिर वही चीज रिपीट होगा। अगर इस चीज को इतना काट के फिर आगे लगा दूं तो यही बनता रहेगा ग्राफ। ऐसा ही तो कहीं भी आप देखिए पूरा ग्राफ आपको सीधा ऐसे दिखेगा। अच्छा, ये तो ग्राफ की बात हो गई, सीधा ऐसे दिखेगा। ये जो आई नोट है ये मैक्सिमम मान है, ठीक है, मैक्सिमम मान है, ठीक है, ये आई नोट होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मान। जो ऊंचाई है इसकी ग्राफ की यही है आई नोट, आप देख सकते हैं, ये आई नोट है। और ये मिलता है हमें पाई/2 पर, और ये मिल रहा है पाई पर, ये मिल रहा है यहाँ पर माइनस मान मिल रहा है 3π/2 पर, और ये मिल रहा है पाई पर, ठीक है, 2 पाई पर। अच्छा, तो अल्टरनेटिंग करंट को देखो तो प्रत्यावर्ती जो धारा हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में चल रहा है, क्योंकि परिवर्ती मतलब प्लस माइनस में चल रहा है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो प्लस है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो प्लस है, नीचे वाला पोर्शन है वो माइनस है। तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, इसको प्लस को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर प्लस वाला है, ये माइनस वाला, फिर ये प्लस वाला, फिर ये माइनस वाला। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो ऊपर के पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट, ये प्लस का पार्ट है, ये भी प्लस है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? माइनस वाला पार्ट है, जो नीचे आएगा वो माइनस की तरफ, क्योंकि नीचे माइनस की तरफ, ठीक है। आप इसको माइनस की तरफ देख सकते हैं, ये माइनस की तरफ वाला पार्ट माइनस और ऊपर वाला प्लस है। तो ये माइनस आई नोट आ जाएगा, माइनस आई नोट की ऊंचाई माइनस आई नोट, ठीक है। ये प्लस आई नोट फिर से माइनस आई नोट प्लस आई नोट। तो धारा क्या है? ऊपर नीचे चलती है। अब यहाँ पर ये जो आई नोट आप देख रहे हैं, आई नोट को बोलते हैं शिखर मान या शिखर मान बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बेटा महत्तम मान, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू या शिखर मान इसको बोलते हैं, शिखर मान। शिखर मतलब इस करंट का शिखर मान, क्योंकि करंट जो समय पर निर्भर करती है, समय के साथ बदल रही है टाइम। इधर हमने लिया है टाइम के साथ चेंज हो रही है, इधर कोण है, मतलब थीटा है, ओमेगा टी एक्चुअली है ये। तो ओमेगा टी के साथ हमने ग्राफ बनाया है, आई वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ है। तो करंट किस तरह से ओमेगा टी के साथ कैसे चेंज हो रही है, समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है। अच्छा, अब तरंग दिख रही है, आपको तरंग जैसे दिख रही है, ये तरंग तो है, साइन थीटा के रूप में लिखिए। अच्छा, तो एक तरंग जैसे चल रही है, प्लस माइनस में चलती जा रही है। प्लस का पार्ट है, माइनस का पार्ट है, प्लस का पार्ट है, माइनस का पार्ट है। और जितना प्लस में उतना ही माइनस में होगी, जितना प्लस में उतना ही माइनस में होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट जो है चलती रहती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे आई नोट को क्या बोलते हैं? शिखर मान हो गया, इसका धारा का शिखर मान। ओमेगा टी क्या है? इसको भी पढ़ते हैं। तो पीछे ही आ जाते हैं, यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो लिखा है मैंने, एक छोटा सा हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इसमें आई नोट जो है वो शिखर मान है, साइन ओमेगा टी ये जो पार्ट है ये आवर्ती फलन है, जो परिवर्तित होता है समय के साथ, जो समय पर निर्भर करता है। ओमेगा टी को यहाँ पर बोलते हैं बेटा, इनको एक साथ बोलते हैं। साइन ओमेगा टी को आप देख रहे हैं, ये आवर्ती फलन है, आवर्ती है, जो प्रत्यावर्ती भाग है इसका प्रत्यावर्ती भाग जो है वो है कौन सा? साइन ओमेगा टी इसका प्रत्यावर्ती भाग, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी इसका प्रत्यावर्ती भाग जो परिवर्तित होगा, ये फिक्स है, ये नियत रहता है, ये नियत है, और परिवर्तित होने वाला ये है।
तो ये परिवर्ती है, ये नियत, ठीक है। तो आई का मैक्सिमम मान जो है ये, जैसे मैं लिखूं एक एग्जांपल के तौर पर लिखूं मैं कि आई बराबर दे रखा है 5 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब 5 जो है वो आई नॉट मतलब 5 एम्पियर जो करंट है वो फिक्स है, वो अधिकतम मान है, ठीक है। और 5 एम्पियर से वो प्लस माइनस 5 एम्पियर प्लस और 5 एम्पियर माइनस के बीच में वो ऑसिलेट करेगी, क्योंकि साइन थीटा आगे लगा है तो साइन थीटा प्लस माइनस। तो 5 मैक्सिमम है 5 और माइनस 5 के बीच में ऑसिलेट करते हुए आगे पीछे चलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, अगले थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ परिमाण इसके देखते हैं, निकालते हैं और कुछ उसके रूप भी देखते हैं कि इसका रूप कैसे देखने को मिलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के कुछ और रूप आइए देखते हैं। तो बच्चों इसको देखेंगे अगर तो कुछ यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के कुछ दिखाए गए हैं, आपको रूप दिखाए गए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किस तरह से दिख सकती है। जैसे यहाँ पर ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा दिख रही है, इसमें आपको देख सकते हैं ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरह से चल रही है, प्लस माइनस में। यहाँ पर देखिए ये त्रिकोणीय है, ज्यावक्रीय है जो साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में। इसी में कुछ चीजें कर करके ट्यूनिंग कर करके बहुत सारे ऐसे आप प्रैक्टिकल अगर करने का मौका मिलेगा, अगर आप प्रयोगशाला वगैरह में जाएंगे कभी, और इलेक्ट्रिक की अगर लैब आपकी लगेगी तो वहाँ पर प्रयोगशाला में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से करंट को दिखाया जाएगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं त्रिकोणीय, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आप देखिए तो इसका मैक्सिमम मान वही चल रहा है, साइन थीटा का ही ग्राफ है, लेकिन त्रिकोणीय है, कोण के रूप में चल रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे घटती है, फिर धीरे बढ़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में एकदम प्रॉपर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस लगा करके इस तरह से ग्राफ बनाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बस इतना जानना है कि ये प्रत्यावर्ती धारा का एक रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा देख सकते हैं। अब यहाँ पर वर्गाकार दिख रही है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रही है और बराबर है, आयाम बराबर होकर चल रही है। देखो प्लस माइनस में जब चल रही है तो ये मैक्सिमम क्या है, आई नॉट यहाँ से। अब ये है क्या कि समय के साथ अगर देखिए समय इस तरह से सामने की तरफ समय लिया गया है, ओमेगा टी को जो समय के साथ लिया गया है, ओमेगा टी या समय से लिख लिया। यहाँ पर देखिए तो पहले ये धीरे से यहाँ तक मैक्सिमम बनी रही, को अलग कलर एक लेने, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं नियत है करंट। इसके बाद अचानक से ये जीरो नहीं है, अचानक से माइनस 1 हुई, ये प्लस 1 से एक्चुअली माइनस 1 हुई है, प्लस 1 से डायरेक्ट माइनस 1 हुई, फिर कुछ देर तक माइनस 1 रहती है, फिर अचानक से ये डायरेक्ट प्लस 1 होती है, ठीक है। माइनस 1 से डायरेक्ट प्लस 1 होती है, फिर कुछ देर तक प्लस 1 बनी रहती है, फिर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा है, ऐसे देख सकते हैं। ऑप्शन वगैरह में एग्जाम वगैरह में ऐसा दिख जाए तो आपको वहां पर टिक करना है। फिर ये कुछ और यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस फिर माइनस फिर माइनस, ठीक है। इस तरह से ये भी चलती है और ये प्लस ये माइनस। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि माइनस से माइनस से ग्राफ दिखाया गया है, नेगेटिव 1 से मान लीजिए धीरे बढ़ते प्लस 1 को जैसे ही प्लस होती है, प्लस 1 पहुंची और जैसे ही प्लस 1 पहुंचेगी अचानक से फिर जीरो, फिर माइनस -1, फिर बढ़ते जीरो होगी प्लस 1, फिर जीरो, फिर माइनस 1 और इस तरह से ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रत्यावर्ती धारा देख सकते हैं। कुछ और रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। यहाँ पर देखिए आप ये ऊपर ऐसे चल रही है, लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में ही बनी हुई है, ये माइनस में आई ही नहीं, इधर तो खाली है ना, माइनस वाला पार्ट तो है ही नहीं, गायब है, माइनस वाला पार्ट है ही नहीं, ये पार्ट नहीं है, सिर्फ ये प्लस में बनी है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। दिशा अपरिवर्तित, दिशा है ही नहीं। दिशा परिवर्तित होने का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होने का मतलब प्लस माइनस होना चाहिए दिशा का। अब जैसे एक ये करंट दिखाई गई, लेकिन ये प्लस और माइनस में आ रही है। फिर ये क्यों प्रत्यावर्ती धारा नहीं? क्यों? क्योंकि इसका आवर्ती नहीं है। आवर्ती मतलब जितना मान पहले था उतना फिर से पहुंचना चाहिए। देखो यहाँ पर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ पर आगे घट गई, ये और घट गई, तो ये कुल मिला के यहाँ से घटते हुए छोटी हो रही है, ये घट रही है। ये धारा क्या हो घटती चली जा रही है इस तरह, और धीरे धीरे जाके जीरो हो जाएगी। ऐसे नहीं होनी चाहिए, बराबर एम्पलीट्यूड रहना चाहिए। इनमें देखो सब में बराबर है, हर बार उतनी ऊंचाई जाएगी। प्लस 1 से माइनस 1 हर बार उतनी ऊंचाई
बराबर उतनी ऊंचाई पर, ठीक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे तो हो रही है, लेकिन घटती जा रही है। ये समय के साथ कैसे हो रही है बेटा, समय के साथ ये घटती जा रही है और एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जो समय के साथ अपने आप को मेंटेन रखे और उतना ही वैसे ही चलती रहे, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होगी। प्लस माइनस वैसे ही चले, चाहे 0 से स्टार्ट हो रही है चाहे 1 से स्टार्ट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्यावर्ती धारा है। ये 0 से स्टार्ट होकर 1 गई, 1 से 0 आई, 0 से फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर 0 फिर -1, ठीक है। तो +1 माइनस या प्लस आई नॉट माइनस, तो प्लस माइनस में चले और लगातार वैसे ही चलती रही, ये प्रत्यावर्ती धारा है। अब प्रत्यावर्ती धारा का आपको सूत्र मैंने बताया कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, इसको लिखने का तरीका है, सूत्र नहीं, प्रत्यावर्ती धारा लिखी ही ऐसी आती है क्योंकि ये साइन थीटा और कॉस थीटा पर निर्भर करती है, वैसी चलती है। आवर्ती होती है तो आवर्ती दो ही होते हैं, साइन और कॉस ही फलन है जो कि आवर्ती होते हैं, बाकी कोई भी फलन आवर्ती नहीं। किसी का भी ग्राफ बना के देखिए, tan थीटा का ग्राफ आप बनाएंगे तो अजीब सा दिखता है। tan थीटा का ग्राफ आप कभी बनाए होंगे तो tan थीटा का ग्राफ ऐसा सा दिखता है, ये tan थीटा का ग्राफ हो जाता है। tan थीटा का ग्राफ ऐसा दिखेगा 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, 90 डिग्री पर अनंत हो जाता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ ही है जो कि आवर्ती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ साथ कुछ और फलन है जिनका आपको औसत मान पता होना चाहिए। यहाँ पर औसत मान दिखाया गया है, थोड़ी सी गणित जरूरी है। औसत मान इन आवर्ती फलनों का, ठीक है। जैसे साइन थीटा का औसत मान 0 होता है, साइन 2 थीटा भी है तब भी इसका मान 0 रहेगा। औसत मान लिखा गया, ये चिन्ह औसत को बताता है। जब कोई संख्या जैसे x लिख गया और उसके अगल बगल ये लिख दिया तो इसका मतलब ये औसत x लिखा है, औसत x का, ठीक है। x का औसत लिखा गया, ये इसके अंदर ब्रैक है। तो जैसे साइन थीटा का औसत मान कितना है 0, साइन 2 थीटा का तो तब भी 0, कॉस थीटा का भी क्या है 0, कॉस 2 थीटा का भी क्या है 0, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा है तब भी 0, साइन स्क्वायर थीटा हो कॉस स्क्वायर थीटा हो तब 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर करने से क्या हुआ, स्क्वायर करने से ये हुआ बेटा, जैसे मैं वर्ग कर दूं, सुनो, जैसे मान लो x है और इसे माइनस है। अब इसको अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा, -x गुणे माइनस क्या आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर, ये होगा। तो वर्ग करने पर क्या हो रहा है, ऋणात्मक वाली चीजें धनात्मक बन जा रही है। अर्थात जो ये हम देख रहे हैं साइन थीटा का ग्राफ, जैसे साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं इस तरह से, ये ग्राफ है मान लो इस तरह से। अब यहाँ पर देख रहा हूँ प्लस है माइनस है माइनस है, लेकिन जैसे ही इसका वर्ग करूंगा, जैसे ये आई का ग्राफ उलट से आई का ग्राफ, अब आई स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बना दूं तो आई स्क्वायर का ग्राफ जब बनाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा। जो चीजें नीचे पलटी हुई है ये पलट करके पॉजिटिव हो जाएंगी अगर मैं आई स्क्वायर कर दूं तो प्लस वाला तो प्लस ही है, माइनस वाला भी प्लस हो गया, ठीक है। माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन गई, दिष्ट धारा बन गई। क्या बन गई, दिष्ट धारा बन गई। जो सिर्फ प्लस में चलती है धारा वो सिर्फ दिष्ट धारा होती है। और इसी वजह से इसका देखा स्क्वायर कर दिया तो औसत मान कितना हो गया, आधा हो गया। क्योंकि पहले औसत मान कितना था 0, एक चक्र का, इसको कहते हैं एक चक्र का, साइन थीटा के एक चक्र का औसत मान 0 आता है। पूरे चक्र का कितना हो जाएगा 0 आएगा। आधे चक्र का करेंगे तो आधा मतलब प्लस, आधे का करेंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ, इसका आएगा प्लस हाफ, इसका आएगा माइनस हाफ, तो दोनों को आप जोड़ देंगे देखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। आधा एक चक्र, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक चक्र, इसके बाद ये फिर वही रास्ता रिपीट किया है। जो चीज यहाँ था वही चीज फिर से यहाँ से, देखो 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ था, फिर ये घटा, फिर माइनस हुआ, फिर 0 पे आ गया। अब 0 से फिर से देखोगे तो प्लस बन जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर 0, फिर आगे देखेंगे तो फिर वैसे ही। तो ये एक चक्र है, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं एक चक्र, एक चक्र। और एक चक्र कितने में कंप्लीट होता है 2 पाई में, ठीक है। ये पाई बाय 2 ये पाई होता है और यहाँ होता है 2 पाई। 2 पाई में साइन थीटा और कॉस थीटा 2 पाई पर अपना चक्र कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 2 पाई में हर एक 2 पाई के बाद अपना चक्र कंप्लीट करते हैं। तो आवर्ती, ठीक है, हर एक चक्र को रिपीट करते हुए चलते हैं। और एक चक्र कहलाता है, एक चक्र में देखो तो एक प्लस आता है एक माइनस आता है। एक चक्र में एक प्लस और एक माइनस, कुल औसत मान कितना आ जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ को जोड़ देंगे तो कुल 0।
या +1 -1 को जोड़ देंगे तो कुल 0। तो औसत कितना हो गया 0। एक चक्र का औसत कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो ये कुछ औसत मान लिख के दिखाया आपको पहले ही। अब चलिए चलते हैं औसत मान निकाल के देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा क्या हमारे पास I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसी तरह से V आप देख सकते हैं, V बराबर है V नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चक्र का अगर औसत मान देखेंगे तो एक चक्र का औसत मान कितना होता है 0। तो अगर मैं I एवरेज लिखूं पूर्ण चक्र का, मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, पूर्ण चक्र का, पूर्ण चक्र का औसत मान, औसत मान। तो I एवरेज लिखूंगा बेटा तो यह आ जाएगा 0, ठीक है। तथा V एवरेज भी लिखूंगा तो ये भी आएगा 0। तो I एवरेज लिखो या V एवरेज लिखो, ये कितना आएगा बेटा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। तो I एवरेज लिखो V एवरेज लिखो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस। तो एक चक्र का 0, लेकिन हम एक चक्र का नहीं करेंगे, हम करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के आधे चक्र का। हम क्या करेंगे, हम करेंगे आधे चक्र का। एक बार ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा सा है, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तित है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ है 0 से स्टार्ट है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई है। 2 पाई के बाद ये जैसे यहाँ से स्टार्ट होके चला था ग्राफ, वैसे ही फिर से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर 0 पहुंच जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये चलता है, तो रिपीट होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये एक चक्र है, इसको कहते हैं एक चक्र, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आधा चक्र है, और ये भी आधा चक्र है। ये ऊपर वाला जो है ये प्लस हाफ है, प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, और ये वाला पार्ट जो है ये माइनस है, ठीक है। प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से प्लस माइनस में चलता रहता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का ये गुण है, आवर्ती रूप से चलती रहती है। अब हम करेंगे अर्ध चक्र के लिए बेटा, किसके लिए? अर्ध चक्र के लिए निकालेंगे, आधे चक्र के लिए निकालेंगे, ठीक है। अर्ध चक्र के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये मान आपको लिखते हैं कि ये मान जो है ये है I नॉट, ठीक है, धनात्मक। और ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है माइनस I नॉट, और ये है प्लस I नॉट, ठीक है। करंट है, प्लस माइनस चल रही है, और यहाँ पर है ओमेगा टी, और I के बीच में ग्राफ बना हुआ है, याद रखिएगा। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ के साथ ये ग्राफ चल रहा है, प्लस हाफ और माइनस हाफ के साथ ये ग्राफ चल रहा है, और चलता ही रहेगा कब तक? अनंत, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। एक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है उसको एक आवर्तकाल कहते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। एक चक्र पूरा होने में एक आवर्तकाल, या कक्षा 9वीं में आपने तरंग वगैरह चैप्टर पढ़ा है, वहां पर पढ़ा है, कक्षा 11वीं में पढ़ा है, चैप्टर पूरा तरंग पर चैप्टर ही था आपका, दो चैप्टर पढ़े हैं। और आपने पढ़े SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में सरल आवर्त गति जो आपने पढ़ी है। तो प्लस हाफ माइनस हाफ के साथ तो आपने आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ये सब पढ़ रखा है। सेम चीज है, इसको एक चक्र को एक तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, और आधे चक्र को आधा तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा। अब हम औसत मान निकाल रहे हैं। तो अर्ध चक्र के लिए औसत मान निकालेंगे, तो एक बार धनात्मक अर्ध चक्र के लिए निकाल लो या ऋणात्मक के लिए निकाल लो, चाहे मैं प्लस हाफ के लिए निकाल लूं, चाहे माइनस हाफ के लिए निकाल लूं। हाफ के लिए अगर जितना धन के लिए आएगा उतना ही ऋण के लिए आएगा, बस एक में धनात्मक होगा, एक में ऋणात्मक, तभी तो औसत 0 हो रहा है कुल, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए निकाल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इसको आप देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप पढ़ लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र धनात्मक के ऋणात्मक में औसत या माध्यमान उस दिश धारा के तुल्य होता है जो किसी परिपथ में उतनी ही मात्रा में आवेश प्रवाहित कर दे जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने ही समय में उसी परिपथ में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा गया है, आपको अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, इसको आप लिख लीजिए, और बाकी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ले,
यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि निकाल रहे हैं हम धनात्मक अर्धचक्र। मैं बोल रहा हूँ धनात्मक अर्धचक्र। अर्धचक्र का औसत मान। धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान निकालना है बच्चे। तो धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान क्या हो जाएगा? आई एवरेज लिखना है मुझे। आई एवरेज बराबर क्या लिखूं मैं? कहां से कहां तक धारा है धनात्मक? कहां से कहां तक बेटा? जीरो से पाई तक है। धनात्मक कहां से कहां तक पहला है? जीरो से पाई तक। तो जीरो से पाई तक क्या है? लिमिट है। ठीक है, तो लिमिट कहां है? जीरो से पाई तक। अब औसत क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर तो है नहीं वैसे। जो भी चीज है उसको जोड़ बटे उसकी संख्या। कितने समय में और कितनी धारा वही बटे कुल समय। सिंपल सी बात है। इसको अगर मैं लिखूं तो इसको इस तरह से लिखूंगा मैं। ये कहां से कहां तक है बेटा? जीरो से पाई तक। जीरो से पाई तक। आई है करंट। जीरो से पाई तक है ना आई करंट। इसका समीकरण का मान क्या है? समीकरण का मान है ना ये आई बराबर आई नॉट। इसका ग्राफ बना है क्या है? साइन ओमेगा टी। इसी का तो ग्राफ बनाया है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का। तो ग्राफ जो है ना ये ग्राफ बना है वो किसका है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का। तो आई है। ठीक है, और क्या है? dt लिख देते हैं। आई dt नीचे आ जाएगा जीरो से पाई और ये आ जाएगा dt समय कुल समय। ठीक है, धारा के साथ और बटे कुल समय। ठीक है, तो आई का मान लिखिए यहाँ पर। आई क्या है यहाँ पर? ये आ जाएगा जीरो से पाई। ये बन जाएगा आई की जगह पे आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, और बटे में आ जाएगा बेटा। अच्छा, इसको dt के साथ लिखिए या क्योंकि हमने कोण लिया है। एक्चुअली हमने कोण लिया है। कोण के रूप में अगर हम लिखेंगे देखो समय के साथ लिखेंगे तो आप जीरो से आधे चक्र में देखो यहाँ से यहाँ तक आधे पूरे चक्र का समय अगर टी मानते हैं तो आधे समय का कितना हो जाएगा? टी बाई टू। आधा समय कितना होगा? टी बाई टू। ये भी कितना होगा? टी बाई टू। तो समय के साथ लिखिए दो चीजें दो तरीके से कर सकते हैं इसमें। लिमिट चाहे तो हम इसमें लिखेंगे लिमिट जो है जीरो से टी लिखिए। जीरो से टी लिखिए या आप जीरो से पाई बाई टू लिख रहे हैं तो dt नहीं करेंगे। फिर हम इसको हम करेंगे समय के सापेक्ष ना करके इसको कोण के सापेक्ष अगर करेंगे तो क्योंकि हम कोण के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt नहीं इसमें हम d थीटा लिखेंगे ओमेगा के साथ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर हम कोण के साथ कर रहे हैं तो कोण के साथ चलेंगे, टी के साथ चल रहे हैं तो टी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो आपको ठीक है इसको लिख लो जैसे लिखा था वैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dt लिख लो, ये dt लिख लेते हैं। बस इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लिमिट को हटा लेते हैं। ठीक है, आपके किताब में हो सकता है कि कोण को लिया गया है। चलो ठीक है, ये ओमेगा टी और dt आ जाएगा और नीचे भी आप देख सकते हैं dt ही रहेगा। तो dt तो रहेगा लेकिन लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जीरो से इसको t बाई टू लिखना पड़ेगा और ये dt जो है dt ही रहेगी। इसको लिमिट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पाई लिखा है पाई की जगह क्या लिखना होगा? t बाई टू। क्योंकि टी बाई टू समय में मतलब आधे समय में धनात्मक है, आधे समय में ऋणात्मक है। तो आधा समय में धनात्मक है, फिर आधा समय ऋणात्मक है। कोण के साथ लेंगे तो जीरो से पाई और उसके बाद पाई से टू पाई। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम समय के साथ लेके चलते हैं क्योंकि dt हमने लिख लिया है तो dt के साथ निकालते हैं। अब आई क्या है? आई नॉट तो समय पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि शिखर मान फिक्स होता है, नियत होता है, तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आई एवरेज हल करेंगे तो आई एवरेज आ जाएगा बच्चे हमारे पास। टी यहाँ से इसको करेंगे तो आई नॉट बाहर और ये बचेगा जीरो से टी बाई टू और बचेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और बचेगा यहाँ पर dt। बचेगा यहाँ पर dt। ठीक है, और यहाँ पर बटे में आ जाएगा dt का समाकलन क्या होगा बेटा? dt का समाकलन हो जाएगा t। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक लगी है? लिमिट लगी है जीरो से टी बाई टू के। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा आई नॉट ही है। आई नॉट और ये हल होगा तो साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करते हैं तो ये आता है 1 ओमेगा और गुणे में आ जाएगा बेटा साइन की जगह पे आ जाएगा कॉस। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस
ओमेगा टी कहां से कहां तक बेटा, कहां से कहां तक है, माइनस कॉस ओमेगा टी कहां से कहां तक, 0 से टी बाई 2 तक, टी बाई 2 तक, ठीक है, 0 से टी बाई 2 तक। और नीचे लिमिट जो आई है इसको भी लिख लेते हैं, इसके बाद साथ ही कर लेते हैं, या कर लो टी बाई 2 की जगह टी बाई 2 रखेंगे तो टी बाई 2 और माइनस फिर आ जाएगा, नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0, तो सिंपल सी बात है नीचे बचेगा टी बाई 2, ठीक है। इसको हल करते हैं, आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा आप यहाँ से निकालेंगे तो आई एवरेज यहाँ से निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा, ऊपर क्या बचा है आई नॉट बटे ओमेगा, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बटे में आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। गुणे में क्या बचा है, गुणे में ऊपर बचा है माइनस कॉस, तो माइनस चिन्ह ऐसा करते हैं बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस चिन्ह को बाहर ले लो, ठीक है, माइनस चिन्ह को बाहर ले लेते हैं। फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कॉस ओमेगा टी, लिमिट कहां से कहां है, 0 से टी बाई 2 तक, और बटे में नीचे क्या बचा है, सिर्फ टी बाई 2, तो टी बाई 2, टी बाई 2, टी बाई 2 का कट जो है ऊपर चला जाएगा, इसको हल करेंगे तो टी बाई 2 का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 आई नॉट बटे ओमेगा, 2 आई नॉट बटे ओमेगा, और ये यहाँ पर बचेगा नीचे बचेगा टी, ठीक है, नीचे ये बचा है ना टी, 2 ऊपर चला गया आई नॉट के साथ, ओमेगा और टी नीचे, तो ओमेगा टी नीचे है, और गुणे में यहाँ पर बचा है कॉस, ठीक है, माइनस चिन्ह पहले लगा लो, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं, कॉस ओमेगा टी की जगह पर अब मैं अगर लिमिट रखूं तो कॉस की जगह पे क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की जगह पर हमें टी रखना है, देखो कॉस ओमेगा टी की जगह पर टी बाई 2, ओमेगा टी की जगह पर टी बाई 2 आएगा, या टी की जगह पर टी बाई 2 आएगा, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि कॉस थीटा लिखा है, जो थीटा है उसी की जगह पे आएगा, तो टी बाई 2 आएगा कहां पर, टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि कॉस थीटा का जो औसत मान होता है, कॉस थीटा का जो औसत मान होता है वो क्या आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा करके देखते हैं। तो कॉस ओमेगा और कॉस ओमेगा टी जो है, ठीक है, ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी की जगह पे आ जाएगा टी बाई 2, और माइनस आ जाएगा यहाँ पर बेटा, माइनस आ जाएगा कॉस, ठीक है, 0 के, ठीक है। ये आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा समीकरण को चेंज कर सकते हैं, लिमिट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट को थोड़ा सा परिवर्तित भी कर सकते हैं, अगर टी के साथ आप चाहें तो इसको टी के साथ हम परिवर्तित कर सकते हैं, 0 से टी बाई 2 तक कॉस का मान कितना है वो हम लिख सकते हैं, 0 से टी बाई 2 तक हम कॉस का मान dt की जगह पर हम लिख सकते हैं, लिमिट को अगर dt से हटा दें, लिमिट को अगर हम dt से हटा दें तब भी इसको हम कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कॉस थीटा कहां से कहां तक परिवर्तित हो रहा है, कॉस थीटा का लिमिट अगर देखो जो हमने कॉस थीटा लाया है, या उसको देखो तो कहां से कहां तक पॉजिटिव कहां से 0 से पाई, तो अगर मैं 0 से पाई लिखना चाहूँ, ठीक है, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर थीटा बराबर कितना है, ओमेगा टी बराबर कितना है, 0 है। इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आसान हो जाए आपके लिए, इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको एक बार के लिए इसको लिमिट के रूप में लिख लो, ये क्या लिखा है, कॉस ओमेगा टी, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, और ये आ जाएगा आपका 0 से टी बाई 2। अब यहाँ पर मैं बोलूँ अगर समीकरण में अगर मैं देखूँ, चित्र में मैं देखूँ, चित्र में मुझे पता चल रहा है कि जब ओमेगा टी बराबर 0 है तो टी बराबर कितना है, 0 है, और ओमेगा टी बराबर जब पाई है तो टी बराबर है टी बाई 2, ठीक है, टी बराबर है टी बाई 2। देखिए यहाँ पर छोटा टी है, छोटा टी बराबर छोटा टी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए ओमेगा टी का मान जब 0 है तो समय भी कितना है, 0 है, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओमेगा टी का मान जब पाई हुआ, ठीक है, तो टी कितना हुआ, टी हाफ हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी बराबर 0 है तो टी बराबर 0 है, ओमेगा टी बराबर पाई है तो टी बराबर पाई बाई 2 है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज करके देखिएगा आई एवरेज बराबर आ जाएगा माइनस का 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी कब हुआ था बेटा, टी हुआ था जब पाई था, टी हुआ था जब पाई था, ठीक है।
तो ओमेगा टी आप देख रहे हैं, ओमेगा टी की जगह पे क्या है, ओमेगा टी की जगह पे पाई है। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, पाई। तो ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पर, पाई दिख रहा है। ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखूंगा, पाई, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखूंगा जो ये हो जाएगा कॉस। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर चेंज होगी, लिमिट यहाँ पर भी नहीं रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम एक बार एक जगह पर लिमिट t/2 लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, एक जगह पर लिमिट रख रहे हैं t/2। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, 0 से t/2 जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ये जो लिमिट यहाँ पर भी हमने रखा है 0 से t/2, इसको चेंज करके 0 से पाई करना होगा ताकि यहाँ पर पाई आए। 0 से पाई करना होगा ताकि पाई नहीं तो ये 2 जो है ना वो एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा ऊपर। समझ में आ रही है बच्चे आपको, नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये स्टेप मुझे चेंज करना पड़ेगा, और स्टेप कहाँ से चेंज होगा, 0 से t/2 तो हमने लिख लिया है t/2 जो लिखा है ना यहीं पर चेंज कर देता हूँ। t/2 की जगह पर यहाँ पर मैं आगे लिख दूंगा t/2 की जगह पर क्या आना चाहिए। अगर मैं चेंज करूंगा तो t/2 की जगह पर क्या आएगा बेटा, t/2 की जगह पे आएगा पाई। देखो जब ओमेगा टी बराबर पाई है तो t बराबर 2 पाई, t/2 है, t/2 की जगह क्या लिख दूंगा, t/2 की जगह पाई लिखना है। तो यहाँ पर पाई नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट पाई, ठीक है। और यहाँ से 2 हट जाएगा। थोड़ा सा मैं हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया। ये जो ओमेगा टी है ना, ये यहीं पर लिखी है, सिंपल सी बात, आई नॉट की जगह पे आई नॉट लिखा है, जो चेंज कर रहा हूँ उसको अलग कर दे रहा हूँ। देखो t/2 जो है कब हुआ था, जब ओमेगा 2 पाई हुआ था। ओमेगा टी क्या हुआ था, पाई। यहाँ आएगा पाई, तो यहाँ आएगा पाई, और ये 2 नहीं रहेगा, 2 हटा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 2 हट चुका है, यहाँ पर सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है। अच्छा, अब बचा है कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा टी जो लिखा है, ठीक है। इसको कॉस ओमेगा टी जो लिखा है, कॉस ओमेगा टी। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से t/2 की जगह पे क्या है, 0 से t/2 मतलब 0 से पाई, तो 0 से पाई। अब ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से, आई एवरेज करूंगा मैं, तो ये बराबर आएगा माइनस आई नॉट बटे पाई। अब इसमें मान रखिए कॉस ओमेगा टी की जगह पाई लिखेंगे तो कॉस पाई माइनस आ जाएगा कॉस 0 अंश, ठीक है। तो यहाँ सेल करेंगे, कॉस पाई का मान कितना होता है बेटा, कॉस 180 का मान होता है -1, और कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। दोनों को मान रखिए, मान रखते ही हमारा आंसर हमारे सामने होगा, आई एवरेज जो है बच्चे ये बराबर हो जाएगा माइनस का आई नॉट बटे पाई, और अंदर आ जाएगा -1 ये हुआ, और ये माइनस चिन्ह लिखा है, और ये क्या आ गया 1, तो -1 कितना हो गया, -2, और ये माइनस कितना होगा, -2, और माइनस यहाँ पे लिखा है तो माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2 आई नॉट बटे पाई, और ये क्या है धनात्मक का 2 आई नॉट बटे पाई। तो आई एवरेज का मान हमें मिल चुका है, तो आई एवरेज जो है बच्चे ये आ गया है 2 आई नॉट बाई पाई के, और इसका मान होता है 0.637, ठीक है, 0.637 आई नॉट के, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये धनात्मक मान। अब ऋणात्मक का करेंगे तो इतना ही आएगा, तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं। ऋणात्मक अर्धचक्र का अगर हमको लिखना है तो ऋणात्मक अर्धचक्र का लिखेंगे तो ऋणात्मक में आ जाएगा। तो धनात्मक अर्धचक्र का आ गया हमारे पास, धनात्मक अर्धचक्र को ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। धनात्मक अर्धचक्र के लिए देखो तो कितना आया है, आई एवरेज आया है हमारे पास आई नॉट 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है, 2 आई नॉट बाई पाई, जो कि आया है 0.637 आई नॉट के। इसी तरह से वी एवरेज भी लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा के रूप में है, तो ये भी आएगा 2 वी नॉट बटे पाई बराबर आएगा 0.637 वी नॉट के, ठीक है। इसको वी नॉट लिख लीजिए, वी नॉट आ जाएगा यहाँ पर वी नॉट के, और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास
आई एवरेज लिखेंगे तो आएगा ऋणात्मक का सेम चीज 2i0 बाई पाई बराबर माइनस 0.637 i0 और वी एवरेज आएगा ऋणात्मक वाला, ऋणात्मक का 2v0 बाई पाई जो कि बराबर हो जाएगा माइनस का 0.637 v0। तो ये धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये कंप्लीट, और इस लेक्चर बस यही तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहुंचेंगे तो आपको और चीजें दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं 0 और ये प्लस पाई बाई 2 माइनस 2i0 बाई पाई प्लस 2i0 बाई पाई। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस यही तक रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। क्विज